स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी पे। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे यूनिक टाइप्स ऑफ मल्टीमीटर के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए, हर किसी का मल्टीमीटर से शुरुआत होता है। इलेक्ट्रॉनिक में आप कुछ भी कीजिए, जनरली बहुत ज़्यादा अच्छा चांस है आप इस तरह का एक मीटर लेके गाड़ी खोलेंगे ही। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ये काफ़ी अच्छा होता है काफ़ी सारी चीज़ों में, मतलब कि एकदम सबसे सस्ता, मतलब 200 रुपये में जो मिलता है। इसमें आपको वोल्टेज ठीक ठाक मिल जाएगा, एसी और डीसी दोनों मिलेगा, करंट भी अच्छा खासा मिल जाएगा और रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा। ये तीन तो आपको बिना टेंशन के मिल ही जाएगा, तो काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन अब इसमें दिक्कत होता है कि जब आप रेंज बढ़ाने लगते हैं, जैसे कैपेसिटेंस हो जाए या रेजिस्टेंस हो जाए, ये सब का रेंज आप बढ़ाने लगते हैं कि आप बहुत लो रेजिस्टेंस दिखाओ या बहुत हाई रेजिस्टेंस दिखाओ, तो ये बोल जाता है। ये सारे जो मीटर होते हैं बोल जाते हैं। फ़र्क नहीं पड़ता एनालॉग है ये है, उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास एनालॉग मीटर भी है, बस मुंह दिखाई के लिए ले लिए थे, उतना यूज़ नहीं होता, बट लाइक इट इज़ देयर। एकदम जेन्युइनली पुराना स्टाइल का। मेरे दिमाग में बचपन में याददाश्त में था कि इस तरह का कोई लाता था। मिस्त्री शायद टीवी रिपेयर करने टाइम में, पुराना टाइम में बड़ा खूबसूरत छेद होता था, लेदर का बैग में रहता था। मेरी याददाश्त में इतना बड़ा है ये है हाथ में बहुत छोटा। तो कुछ भी आप लीजिए, ये सारे जो नॉर्मल मल्टीमीटर हैं, चाहे वो आप ये लीजिए क्लैंप वाला भी लीजिए, ये सारा एक नॉर्मल सीरीज में आता है। ठीक है, ये नॉर्मल आप DMM जिसको कहते हैं वो आता है, लेकिन इसका रेंज लिमिटेड होता है। फर्क नहीं पड़ता किस ब्रांड का ले रहे हैं आप, सबसे सस्ता नो नेम ब्रांड लीजिए, फ्लूक लीजिए, कुछ भी लीजिए, वो घूम फिर के एक रेंज के अंदर आएगा। तो अगर आपको बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नापना है या बहुत छोटा रेजिस्टेंस नापना है, ये सारे बोल जाएंगे। फर्क नहीं पड़ता किस ब्रांड का, वो बना ही नहीं है उसके लिए। और बहुत सारा चीज़ आपको और हो जाए, जैसे कैपेसिटर का ढंग का मेजरमेंट बहुत मुश्किल होता है। इंडक्टर तो जान निकाल देता है। इंडक्टर ये लोग ट्राई भी नहीं करते, कैपेसिटर शायद डाल भी दें, लेकिन इंडक्टर ट्राई भी नहीं करते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है, मल्टीमीटर का एक रेंज लिमिट है, उससे आगे क्या होता है। अब बात करते हैं मिली ओम मीटर में, यानी कि जैसे मेरे पास ये अभी मेरा ये प्राइमरी मीटर ये है, इसमें सिर्फ एम्प नहीं, पता नहीं सोलर वालों में एम्प्स क्यों नहीं देते, लेकिन बाकी सारी चीज़ का बहुत बढ़िया। मतलब हमको ये नहीं चाहिए था जो आजकल पता नहीं फ्लूक ने एक ठो में कर दिया तो सब कर रहे हैं ना, कि एक में जाओ उसका 4-5 बार बटन दबाओ तो अलग अलग सेटिंग आएगा। इसमें सबका अलग अलग है, तो ये मीटर हमको बहुत पसंद आया। इसमें सब चीज़ ठीक ठाक चलता है, और इसमें तो ये माइक्रो एम्प्स तक आप नाप सकते हैं, यानी कि मतलब जो आपका ई वॉच का जो माइक्रो कंट्रोलर है, उसे बहुत कम पावर खाता है, ये उसको भी नाप सकता है। रेजिस्टेंस भी अगर हम जाएंगे तो ये बोले ऐसा 1 एम्प ओम्स के नीचे ये नहीं बता पाएगा। ये इसमें भी वही होता है कि इसमें भी अगर आप चले जाते हो 200 ओम्स के नीचे, वो उसका आखिरी लिमिट है, 1 ओम्स के नीचे वो नहीं दिखा पाएगा। फर्क नहीं पड़ता, ये ब्रांड का भी लीजिए, वो उसमें भी वही आएगा। बहुत नीचे ओम्स आप नहीं जा सकते हैं। तो ऐसा क्यों है? फिजिक्स का बात है। फिजिक्स का बात ये होता है कि आपको वैसा करने के लिए 4 तार चाहिए होता है, 2 से नहीं होगा। आप देखते होंगे सारे मीटर में 2 ही तार आते हैं, 2 से कैसे होगा? 4 चाहिए उसके लिए। तो 4 को हम लोग कहते हैं केल्विन कनेक्शन सॉरी। तो उसका मतलब ये होता है कि 2 तार जो मोटा वाला रहता है उसमें आपका वोल्टेज जाता है, करंट, मतलब मेन जो पावर इनपुट हो रहा है रेजिस्टेंस में, वो आपका बड़े वाले से आता है। फिर 2 छोटे जो रहते हैं वो जनरली सिर्फ नापने के लिए रहता है। और फिजिक्स ये है कि जो भी आप नापते हैं रेजिस्टेंस, किसी भी मीटर लीजिए, वो चाहिए एनालॉग मीटर भी लीजिए, इसमें बैटरी है, वो बैटरी से करंट डाल रहा है उसमें, और उसको पता है करंट कितना है, और उसके हिसाब से वो कैलकुलेट कर लेता है। मतलब करंट उसको पता है, ठीक है, मीटर करंट इंजेक्ट कर रहा है उसको पता है, और जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उससे वो गेस कर लेगा कि आपका वही ओम्स लॉ का जो उसमें मैथमेटिक्स है उससे बता लेगा सर आप कितना पे हो। तो रहा बात की जब आप बहुत लो का बात करते हैं तो पहली बात आपको करंट बढ़ाना पड़ेगा। करंट बढ़ाएंगे तो तार में लॉस होगा, तो क्योंकि तार मतलब सुपर कंडक्टर तो है नहीं ना, तो उसमें लॉस होगा ही। तो हिसाब ये रहता है कि 4 वायर कर देने से करंट का अलग पाथ हो जाता है और जो वोल्टेज रीड है अलग हो जाता है। तो वोल्टेज का जो रीड आउट है वो बिना लोडिंग के मिलता है आपको फ्री, मतलब वोल्टेज रीड आउट से कोई इन्फ्लुएंस नहीं पड़ रहा है। तो यहीं पे यही इसका मेन ट्रिक होता है। और करंट आप बहुत हाई देना पड़ता है, यानी कि इस तरह के जो मीटर सब नापते हैं करंट बहुत कम रखते हैं। मिली एम्प्स भी बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, माइक्रो एम्प्स में आप समझ लीजिए नापता है, बहुत कम करंट रखता है। लेकिन जब आप बात कर रहे हो छोटे रेजिस्टेंस का, फिजिक्स अलाउ नहीं करता है। मतलब वो आपका उसमें कनेक्टर के ये जो पिन हो रहा है, जो क्लिप है, उसमें ही रेजिस्टेंस उतना जाता होगा, तो कैसे नापेगा? तो करंट बढ़ाया जाता है, बम बम करंट बढ़ाते हैं। मतलब कि कुछ कुछ डिज़ाइन में आपका मतलब सीरियसली आप काम कर रहे हो 100 मिली एम्प से तो गाड़ी खुलेगी। मतलब आप गाड़ी खोल रहे हो सर, 100 मिली एम्प तो आपको डालना पड़ेगा, जो कि ये सब मीटर नहीं डालता है। 100 मिली एम्प है, और जो ढंग के ब्रांडेड वाले आते हैं वो सब 1 एम्प 4 एम्प तक जाने लगता है, या कुछ कुछ डिज़ाइन में 100 एम्प तक जा सकता है। 10 एम्प तक का तो मिल ही जाता है मार्केट में। तो वही समझिए, इसमें करंट ज़्यादा डाला जाता है। मिली ओम मीटर है लेकिन करंट सबसे ज़्यादा यही मारता है।
वोल्टेज कम रखता है बाय द वे, ये मतलब इसका टर्मिनल छुए रहें और वो एक्टिव हो गया तो आपको कुछ होगा नहीं। करंट होता है लेकिन वोल्टेज उतना नहीं रखता है, और ये एक्सपेंसिव बहुत होता है कि डिमांड उतना नहीं पड़ता है, मतलब कि आम पब्लिक को पता नहीं है। अब जैसे कितने लोगों को पता है कि आपको मोटर का वाइंडिंग, मोटर का इंसुलेशन टेस्टिंग सब लोग करते हैं, लेकिन मोटर का वाइंडिंग का हालत कैसा है वो कैसे जानिएगा? वाइंडिंग डिस्टॉर्ट कर रहा है या डैमेज हो रहा है वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपको ये चाहिए। और आप अगर कोई भी ये खोल के देखते हो, क्या बोलते हैं, टोयोटा का गाड़ी खोलते हो, हाइब्रिड सब खोलते हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल खोलते हो, उस सब में लिखा रहता है कि आपका मोटर है, मोटर का रेजिस्टेंस नापनी है। वो आप कोई भी फ्लूक खरीद लीजिए, नहीं नाप सकते जब तक आपके पास मिली ओम मीटर ना हो। तो उसके लिए मिली ओम मीटर क्या अलग करता है? पहला, वो 4 तार से नापता है, मतलब 2 से बिजली डालता है और 2 से नापता है। दोनों को अलग अलग कर देने से नापने वाले तार पे कोई लोडिंग नहीं पड़ती है, वो बिना इफेक्ट के नाप पाता है। दूसरा, करंट बहुत हाई रखा जाता है, मतलब कि जहाँ माइक्रो एम्प्स पे बात हो रहा है, ये दबा के 100 मिली एम्प से तो मुंह खोला जाता है और एम्प्स तक चला जाता है। लेकिन ये आपको ज़रूरी है, मैं एकदम क्लियर होता, अगर आप मोटर में सीरियसली घुस रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में, और वहाँ पे आपको पता हो कि ये मोटर बिगड़ने वाला है, वो है, मतलब एक ऐसा नहीं होता ना कि खराब हो जाए तब आपके पास कस्टमर है, हालत कैसा है उसका वो कैसे नापिएगा? उसके लिए आपको यही चाहिए, मिली ओम मीटर। और जैसे अभी मैं अपना पावर सप्लाई बनाया था, तो उसमें हमको छोटा छोटा रेजिस्टेंस है जिसे हम शंट रेजिस्टर कहते हैं, वो नाप के दिखाइए, आपका हालत ख़राब हो जाएगा, नाप ही नहीं पाइएगा, बहुत दिक्कत होता है। तो वो सबके लिए आपको चाहिए। ट्रांसफार्मर नापना चाहिए, ट्रांसफार्मर हेल्दी है कि खराब है, उसका कॉपर डिग्रेड तो नहीं कर रहा है, वो सब कैसे नापिए? मिली ओम मीटर से लेना पड़ता है, महंगा आता है, मतलब कि सबसे सस्ता भी जो हम देखें वो 7 से 8 हज़ार का आता है, और ये सब 5-6 लाख का आता है, जिसको कंपनी बोलती है इससे आप नापिए, तो वो तो सीधे कई लाख का आता है। इसलिए नहीं कि महंगा है, मैं एकदम क्लियर, महंगा नहीं, मतलब इसको आप खोलिएगा तो ऐसा कोई मैजिकल आईसी नहीं है, ऑप एम्प नहीं, आप खरीद सकते हैं, सारा बना भी सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये होता है कि ये उतना बिकता नहीं है। तो उतना मतलब कंपनी मान लीजिए इसको 1000 में बनाएगी तो इसको लाख में बेचना पड़ेगा ताकि वो रिकूपरेशन हो जाए, क्योंकि कुछ ही पीस बिकेगा। तो मिली ओम मीटर लेकिन ज़रूरी होता है, मैं एकदम क्लियर होता, आप कुछ कुछ काम में बिना इसके आपका नहीं गाड़ी आगे बढ़ने वाला है, आपको ज़रूरत पड़ेगा ही। अब बात करते हैं मेगर, ये ज़्यादा लोग जानते हैं। इसका काम होता है कि जब आपको इंसुलेशन, वो कंडक्टर टेस्ट करता है, ये इंसुलेटर टेस्ट करता है कि सर आपका इंसुलेटर है कि नहीं, क्योंकि इंसुलेटर का फेलियर काफ़ी लीथल, घातक हो सकता है। मतलब आपका मान लीजिए घर का पानी का पाइप हो जाए, या आपका ये है क्या बोलते हैं वाटर हीटर है, उसमें अगर इंसुलेशन फेलियर हो जाए तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो वही समझिए, लीथल और डिस्ट्रक्टिव भी होता है। जैसे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में हमेशा बीच बीच में नापा जाता है, क्योंकि अगर वो बिगड़ रहा है तो उसको तुरंत कर देंगे सर, क्योंकि लॉन्ग लीड टाइम आइटम है, यानी कि फ़ोन कीजिए, रुकिए 1 साल या 2 साल लगेगा तब आएगा। तो अगर दिखने लगता है, बीच में आप मॉनिटर करते रहते हैं, मेजरमेंट करते रहते हैं, लगा कि नहीं सर ये बिगड़ने वाला, उसी टाइम ऑर्डर डाल दीजिए। जब वो ख़राब हो उससे पहले आपको रिप्लेस करना होता है। तो डिस्ट्रक्टिव होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में ये गड़बड़ी आई, वो बूम करेगा, वो खराब नहीं करेगा, बूम करेगा, मतलब जो बड़े बड़े होते हैं सब स्टेशन में। तो इसको करने के लिए जैसे पिछले वाला हाई करंट डालता है, ये हाई वोल्टेज डालता है। ये खतरनाक है, अगर इस पे आपका हाथ लगा हुआ है, मतलब मीटर टर्मिनल पे आपका हाथ लगा हुआ है, आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये बहुत छोटा लीकेज करंट नापने के लिए बना है। तो करंट कैसे फोर्स कीजिएगा किसी इंसुलेटर के थ्रू? वोल्टेज बढ़ाइए, ये समझना बहुत जरूरी है। कंडक्टर सिर्फ एम्प्स के बारे में ध्यान देता है, कंडक्टर को कोई लेना देना नहीं उसमें कितना वोल्टेज है। सबूत चाहिए आप लोग, जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के ऊपर 11 किलो वोल्ट का लाइन रहता है, उसमें देखिए एक धागा बांधा रहता है जैसे फ्यूज का, इतना पतला सा, 11 किलो वोल्ट चल रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई फर्क नहीं, उसको सिर्फ लेना है कि मेरा एम्प्स के नीचे आप रहो तो हम नहीं फूटेंगे, एम्प्स के ऊपर जाओगे हम टूट जाएंगे, उससे तो उसको कोई लेना नहीं। कंडक्टर सिर्फ एम्प्स का लेता देता है, इंसुलेटर सिर्फ वोल्टेज का लेता देता है। इंसुलेटर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कितना एम्प्स जा रहा कंडक्टर से, जब तक कंडक्टर हैंडल कर पा रहा, नहीं तो कंडक्टर पिघल जाएगा, आग लग जाएगा, वो अलग बात है। तो इंसुलेटर को डिटेक्ट करने के लिए ऑब्वियसली आप हाई वोल्टेज डालोगे, उसे स्ट्रेस में डालोगे ताकि पता चले लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसा होता है ना, पानी का बोतल है, ढक्कन थोड़ा सा लूज है तो आप दबाइएगा तब ना लीक करता है, ऐसे ऐसे रखे रहिए एकदम बढ़िया से तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रेशर पड़ता है तुरंत पता चल जाता है। तो यहाँ पे वही कर रहे हैं, लेकिन हाँ समझना बहुत जरूरी, स्टार्ट होता है ये सब 100 वोल्ट से, 500 वोल्ट, 1000 वोल्ट, कुछ कुछ बड़े बड़े जो बड़े बड़े सब स्टेशन ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग के लिए रहता है, वो सब बहुत जोर का झटका मारेगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। और ये गीगा ओम लेवल तक चला जाता है, मतलब स्टार्ट ही होता है कि हाँ भाई हम 1 मेगा ओम, 4 मेगा ओम, 10 मेगा ओम, 40 मेगा ओम, और बड़े बड़े वाले तो जैसे ये चल रहा है ना 100 गीगा ओम मतलब ऑब्वियसली मेगावाट का ट्रांसफार्मर है, मेगावाट के ट्रांसफार्मर में आपका रेजिस्टेंस रहेगा तो गया है काम से। तो ये सब नापने के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है, और ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है,
लेकिन इसमें थोड़ा सा रूल्स लगे हुए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप स्ट्रेस डाल रहे हो उसका इंसुलेशन। जैसे आपका मोटर है, मोटर का वाइंडिंग बनाया गया है नॉर्मली, जो एनामिल कोटिंग है एसी मेंस के लिए वो 220 मान के चल रहा है, वो 600 का वर्स्ट केस के हिसाब से डिज़ाइन करें। आप बार बार उसको 1000 का टेस्ट मारने लगोगे तो उसका भी लिमिट है। मतलब बोल रहे प्रेशर टेस्टिंग ऐसा नहीं है कि आप हर दिन करते रहो, इसीलिए बीच बीच में उसको करना पड़ता है, लेकिन नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है। मतलब बीच बीच में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, खूब पड़ मत जाइए। और इसीलिए ये सब में आपको वोल्टेज का रेंज दिया जाता है, क्योंकि मान लीजिए आप ये जो बड़े ट्रांसफार्मर के लिए बना है, इसमें जो सेटिंग है कि कितना मेगा ओम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो उसके हिसाब से आप इसमें डाल दिया तो वही जला देगा एनामिल कोटिंग को, क्योंकि वो डाल देगा 10 किलो वोल्ट का झटका। तो थोड़ा सा रिस्की होता है। मतलब ये ज़्यादा मिलता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये मिलता बहुत है, मतलब आपको कोई टेंशन नहीं है। और इसी से मोटर का चेक होता है कि मोटर का इंसुलेशन हेल्दी है कि नहीं। कंडक्टर का ही कुछ नहीं बताएगा, इंसुलेशन का बता देगा, सर इंसुलेशन है कि नहीं। तो ये हो गया आपका मेगर। बाय द वे, जैसे पावर प्लांट है, पावर प्लांट में जनरेटर है, और ये सबसे बड़ा दिक्कत होता है हाइड्रो प्लांट्स के, क्योंकि जब देखो तब फ्लड होता है। फ्लड हो गया, मोटर डूब गया, ठीक है, मतलब मोटर जनरेटर यूनिट जो है उसको सुखाए, ड्राई किए। अब उसको टेस्ट करने से पहले कैसे चेक करेंगे कि इंसुलेशन सही में सूखा है कि नहीं। तो ये मेगर उसमें झटका डालता है जोर से, और से रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। जब सही रेजिस्टेंस आ जाता है तभी स्टार्ट किया जाता है, नहीं तो बूम हो जाएगा। तो ये हुआ आपका मेगर। ये भी अलग है, ये मतलब आपका नॉर्मल मल्टीमीटर लगाइए, गीगा ओम थोड़ी बता सकता है, वो उसमें उतना वोल्टेज ही नहीं है। अब आते हैं सबसे अजीब और महंगा वाला, LCR सीरीज, यानी कि इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस। अब आप बोले भैया ये रेजिस्टेंस क्यों आ रहा है, जब मतलब ठीक है मिली ओम बहुत लो रेजिस्टेंस के लिए, मेगर बड़े रेजिस्टेंस के लिए, इसमें रेजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि रेजिस्टेंस बदल जाता है। कोई भी रेजिस्टर आप लीजिए, अगर उसे फ्रीक्वेंसी पे आप टेस्ट कर रहे हो, यानी डीसी में रेजिस्टेंस फिक्स है, आपको पता है ओम्स लॉ लगाइए खुश रहिए। एसी में वैसा नहीं होगा, एसी में बदल जाएगा। मतलब कि उसका फेज एंगल क्या है, कैसा रिएक्ट करो। और जैसे 50-60 हर्ट्ज में आपको ध्यान नहीं देना होता है, 100 किलो हर्ट्ज पे ध्यान देना होता है। मतलब कि जो रेजिस्टेंस में है उसमें कॉइल ऐसे लगाया गया, वो कॉइल लड़ाई करने लगता है। तो ये सब आपको ध्यान, इसीलिए ये LCR एक अलग कैटेगरी हो गया मीटर का। क्योंकि जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी डालते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी खासतौर पे, जैसे कि आपका हो गया 1 किलो हर्ट्स, 10 किलो हर्ट्स या 100 किलो हर्ट्स। जैसे ये डिज़ाइन है, ये प्रोफेशनल सीरीज़ का, ये 500 किलो हर्ट्स मारता है। तो 500 किलो हर्ट्स आप किसी रजिस्टर पे मारिएगा, वो सिग्नल ही नहीं जा पाएगा इधर से उधर। क्यों? वो जो कॉइल है वो एज ए इंडक्टर बिहेव करके बोलेगा वापस जाओ। तो आपने तो सोचा आपने रजिस्टर खरीदा, लेकिन रजिस्टर बिहेव कर रहा है इंडक्टर के जैसा, तो ये कैसे चेक कीजिएगा? उसके लिए LCR मीटर चाहिए होता है। ये अलग कैटेगरी है। और इसमें जितना इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, ये सारा AC फ्रीक्वेंसी पे अलग बिहेव करता है, इसीलिए इसके लिए अलग मीटर बनता है। तो इसका मेन फायदा होता है कि ये सारे मीटर्स जो हैं, ये ना तो AC मारता है, ये ना तो DC हाई करंट मारता है, ना तो DC हाई वोल्टेज मारता है, ये AC फ्रीक्वेंसी मारता है। और फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है, 100 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी होगा, 120 का होगा, 1 किलो हर्ट्ज का होगा, 10 का होगा। बहुत प्रो लेवल पे चले जाइए तो 500 तक चला जाएगा। इस तरह का जो सस्ता वाला आता है 600-700 रुपये का, वो आपका 10-20 किलो हर्ट्ज तक जा सकता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे चीज़ फंडामेंटली अलग बिहेव करेंगे अगर उसमें फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है। तो आपको समझना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी हर चीज़ पे अफेक्ट करता है। हाई फ्रीक्वेंसी कीजिए, वो मतलब सर मैंने तो सोचा था ये कैपेसिटर है, मतलब आपको नहीं आर पार आने देगा। बहुत जगह कैपेसिटर रखा जाता है ऐसे कि हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज है, लेकिन आपका मेन फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ने लगा तो कैपेसिटर एज ए शॉर्ट बिहेव करेगा। शॉर्ट मतलब भैया वो तो डेड शॉर्ट है AC के लिए। तो ये सब फचांग ये मीटर बता पाता है, इसीलिए LCR को अलग कैटेगरी में रखा जाता है। रेजिस्टेंस आप जान सकते हैं, बिना इसके भी कर सकते हैं, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी पे अगर आप कर रहे हैं कि मैं SMPS बना रहा हूँ, क्या ये रजिस्टर सही से काम करेगा, वो तो आपको LCR से ही चेक करना पड़ेगा। तो वही समझिए कि LCR यही सब चीज़ को टेस्ट करने के लिए बना कि वो AC फ्रीक्वेंसी, और वहाँ पे बात होता है इम्पीडेंस का, ना कि रेजिस्टेंस का। इम्पीडेंस बताता है, इम्पीडेंस में कंपोनेंट होता है AC वेवफॉर्म का। तो ये, और ये चीप आजकल बहुत आने लगा, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर बहुत सस्ता हो गया। मतलब शुरू के टाइम में ये सब इतना महंगा होता था कि SMPS बनाने में ज़्यादा चीज़ नहीं चाहिए, लेकिन उसको टेस्टिंग के लिए इतना कंपोनेंट लगता था कि छोड़ दो यार, सस्ते में निपटा लो। तो माइक्रो कंट्रोलर इतना सस्ता हो गया कि ये सब आप बना भी सकते हैं। बाय द वे, काफ़ी लोग अच्छा खासा डिज़ाइन बना लेते हैं, बना सकते हैं। और चीप से लेकर हाइपर एक्सपेंसिव आता है कि बोले अगर आप प्रोफेशनल बना कि सर मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ढंग, वो ई-रिक्शा वाला नहीं, ढंग का कि सर मेरा ये प्रॉपर हो। आपको मान लीजिए आप चाहते हो 5 किलोमीटर पर यूनिट पे गाड़ी चलाना चाहते हो, तो मोटर एफिशिएंट होना चाहिए। तो मोटर कैसे एफिशिएंट होगा? वो मोटर ड्राइवर से। मोटर ड्राइवर में आपको हर एक कंपोनेंट चेक करना है, वो यही सब कर सकता है। वो ये भी नहीं कर पाएगा, आपको ये आना पड़ेगा कि सर हाई फ्रीक्वेंसी जो चला रहे हैं, जैसे आप बोलें गैलियम आजकल डाला जा रहा है, कैसे कैसे उस हाई फ्रीक्वेंसी पे हो तो वो चलता है, हाई फ्रीक्वेंसी चेक कैसे कीजिएगा?
यही सब करना पड़ा। और ये बोल रहे डिजिटल दुनिया में आप जैसे घुसे, आपको इसका पूरा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इससे तो नहीं, ये तो खरीदना ही पड़ेगा आपको, आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। तो यही आगे होगा। बहुत सारे को होता है ना कि अरे मैंने एसएमपीएस बनाया, मेरा बेयरली आपको 60% इफिशियंसी मिल रहा है, वहीं जो मैं मार्केट से खरीदा वो 90% है। नापिए, हर एक कंपोनेंट को नापिए। जो बोलते हैं ना मैचिंग करना पड़ता है हर कंपोनेंट का, हर फ्रीक्वेंसी पे कंपोनेंट मैचिंग विथ फ्रीक्वेंसी, ये लोग करते नहीं है, सस्ते में नहीं करते, इसीलिए महंगा वाला महंगा होता है। तो ये एलसीआर एक अलग दुनिया है और एक कारण है अलग दुनिया होने का। जैसे कि मिली ओम आप नहीं बता पाइएगा जब तक करंट ज़्यादा ना हो, वो ज़्यादा करंट मारता है। मेगर नहीं काम कर पाएगा जब तक हाई वोल्टेज ना हो। ये नहीं काम कर पाएगा जब तक एसी हाई फ्रीक्वेंसी नहीं हो। ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। आपके नॉर्मल मीटर्स जो हो जाते हैं, ये सब कोई काम नहीं करता टेक्निकली। ये मीटर में पता नहीं क्या फ्रीक्वेंसी आउटपुट है, ये टेक्निकली कैपेसिटर और इंडक्टर्स करना चाहिए, लेकिन अब उसका अलग से उसका सर्टिफिकेशन लगेगा, फचांग लगेगा, तो नहीं किया। अब रहा बात डू इट योरसेल्फ का, तो ये समझना बहुत जरूरी है। मेगर कुछ मैं नहीं बोलूंगा करने के लिए, क्योंकि मेगर हाई वोल्टेज का बात कर रहा है, वो थोड़ा खतरनाक बात है। मतलब आपको झटका लग सकता है। 50 वोल्ट से ऊपर आप कुछ भी जा रहे हैं तो थोड़ा सतर्क होना पड़ता है। और मेगर बनाया जाता है जोर का झटका मारने के लिए, तो इसीलिए कहेंगे उससे दूर रहिए, उसको DIY करने की जरूरत। अब वो इतना बिकता है मार्केट में कि 3-4 हज़ार के अंदर मिल जाता है अच्छा वाला, तो वो इतना टेंशन वाला बात नहीं है। लेकिन जैसे ये मिली ओम मीटर है, ये तो सबको कहेंगे बनाने का, मैं खुद भी बनाऊंगा। मेरा भी ये लैब बेंच पावर सप्लाई 90% कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम इस पे कूदेंगे, क्योंकि बोले हम शंट को नाप ही नहीं पा रहे, मेरा शंट कैसा है। और जब तक शंट आप सही से नाप नहीं पाएंगे, कंपैरिजन नहीं होगा। वोल्टेज आप आराम से नाप सकते हैं, शंट नहीं नाप सकते, और शंट नहीं पता है क्या वैल्यू का है, करंट क्या फ्लो हो रहा है, कहाँ से जानिएगा। तो ये एक सीरियस समस्या बन जाता है। तो मिली ओमीटर ये आप सस्ते में बना सकते हैं। मतलब कि कुछ कुछ तो एकदम अच्छे से सर्किट लेके कि भैया हम मिली की जगह माइक्रो ओम्स तक जा सकते हैं, और जो एकदम पागल जैसा वो नैनो ओम्स तक जाता है। तो ये सब है, पूरा डिज़ाइन है आपके पास कि कैसे डिफरेंशियल एम्पलीफायर लगाइएगा, कैसे उसमें करंट सोर्स फिक्स रखिएगा, रेजिस्टेंस ट्यूक कैसे कीजिएगा, सारा ऑप्शन अवेलेबल है। और उसमें ये फायदा होता है कि आप प्रोब्स को ऐसे सेलेक्ट किए वो जीरो दिखाएगा, मतलब केल्विन प्रोब यूज़ होता है, जीरो हो जाता है। तो ये मैं सबको कहूँगा कि इसको तो ट्राई कीजिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहे हैं, आपको शंट लगाना ही पड़ेगा, तो इसमें खर्च करना, और खर्च करना ऐसा नहीं कि लाखों लगेगा। इसमें खर्च का मतलब होता है कि अगर आप सही से इलेक्ट्रॉनिक्स जानते हैं तो 2 से 3 हज़ार भी नहीं लगेगा, 500-600 रुपये में बन जाएगा। आपके पास किट्स पड़े हुए हैं, तो लोग तो बना ले रहे हैं LM317 से। परफेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ नहीं से तो बेटर है। तो ये मैं कहूँगा कि रेगुलर यूज़ के लिए ये आप लोग बना लीजिए। LCR मीटर में जैसे कुछ कुछ लोग हैं कि बहुत फैंसी बना लेता है। मेरा पूरा गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स का इसके चलते शुरू हुआ था, इंडक्टर टेस्टर का। इसमें तो मीटर भी नहीं है, ये है कि आप सिर्फ सिग्नल भेजेगा, ऑसिलोस्कोप से नापिए। बाय द वे, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं, ऑप एम्प और कंपैरेटर का इस्तेमाल करके डिजिटल कर सकते हैं। मतलब कि ये खुद ही बताया, लेकिन इसने बनाया था कि नैनो बहुत लो हेनरी, माइक्रो हेनरी तक चला जाए। मिली हेनरी तक तो ये सब चला जाता है। आपको मार्केट में जो 700-800 रुपये में मिली हेनरी बताया, माइक्रो हेनरी नहीं बता पाएगा, वो बहुत लो ये हो जाता है, इंडक्टेंस नहीं नाप पाता है। क्योंकि इसको इसने डिज़ाइन किया था कि भैया हमको नापना है, ट्रांसफार्मर में बहुत कम इंडक्टेंस होता है, कभी ट्राई कीजिए नापने का, नहीं बता पाएगा ठीक से। बड़ा ट्रांसफर जैसे वो इसका जो माइक्रोवेव का AC मेंस वाला जो साइड है, वो नहीं बता पाएगा इंडक्टेंस कितना है उसका, बहुत कम होता है। तो LCR मीटर भी आजकल बहुत सस्ता हो गया बनाना। और मैं पूरा बात करूँ, आप ये मतलब ऑब्वियसली इसने पूरा डिटेल नहीं शेयर किया है, मतलब स्कीमेटिक्स है, देख लीजिए। लेकिन इसमें तो ये कर दिया है ऑटो रेंजिंग, खुद ब खुद ये ऑटो रिले टुक 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 करके ऑटो रेंज कर लेगा। तो आराम से आप बना सकते हैं। जैसे सबसे सस्ता पड़ेगा को मिली ओम मीटर बनाना, LCR मीटर थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन आप बना सकते हैं। और ये मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा DIY प्रोजेक्ट्स है, सीखने के लिए, समझने के लिए। एक होता है ना मुंह खोल के बोल देना कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है, दूसरा कि नहीं सर मेरे को आता है क्या होता है। बाय द वे, ये मेरा पहला इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है जो मैंने अब ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो गया। बाय द वे, अभी कंप्लीट है, दिखाऊंगा, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस हम LED पे पीछे पड़े हुए हैं। कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट वोल्टेज का LED जान खाया मेरा। अभी हम दूसरा एक LED पड़े हुए हैं कि स्विच चालू करने पे LED दिखे आउटपुट में। मतलब उतना मुश्किल 0 वोल्ट से 15 वोल्ट है। ऑब्वियसली डायरेक्ट लगा के नहीं कर सकते, तो हमको उसको सिग्नल में बदलना है, सिग्नल से कुछ चलाना है। काम कर रहा है, 0.8 वोल्ट पे बंद हो जा रहा है, तो हमको उसको 0.008 वोल्ट तक ले जाना है। तो अगर आप लोग को इंटरेस्ट है तो बोलिए, हम दिखा देंगे। क्योंकि ये स्कीमेटिक्स मेरा बनाया हुआ है, कॉपी वॉपी नहीं किया, हम खुद बनाए। ऑब्वियसली इससे बेटर बनता है, लेकिन ये मेरा था, मैंने ट्राई किया। आप लोग मेहनत कीजिएगा, कहाँ पहुँच जाएगा क्या पता। तो वही बोल रहा, DIY से भागिएगा मत। और खासतौर पर मिली ओम, अगर आप काम कर रहे हो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पर, आपको चाहिए ही, बहुत सारे और चीज़ में भी चाहिए ही, तो मिली ओम वाले को तो मैं कहूँगा कि वो गाड़ी ज़रूर खोलिए।
एलसीआर वो आप पे है, आपको ज़रूरत है तो कीजिए, नहीं है तो नहीं कीजिए, लेकिन अच्छा एक इकोसिस्टम है डीआईवाई करने का। हाँ, मेगर से मैं दूर रहने को कहूँगा, क्योंकि कुछ लोग बना लेते हैं, लेकिन सर 100 वोल्ट है, तो झटका गलत जगह पे पड़ गया, वो ऊपर पहुँच जाएंगे। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, अलग अलग तरीके के मीटर्स जो आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, हाइप कर दीजिए, लाइक किया तो लाइक कर दीजिए, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबाइए, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाइए, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, फ्री है तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।